नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन का द्वितीय प्रश्न पत्र राज्य प्रशासन के जो पहला चैप्टर है, राज्य प्रशासन के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उस पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना। संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में केंद्र तथा राज्यों के मध्य आपसी मित्रता, समन्वय तथा सामंजस्य का होना प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक भूभाग तथा सांस्कृतिक विभिन्नता वाले देश में राज्य प्रशासन का सुदृढ़ तथा क्रियाशील होना न केवल जन कल्याण हेतु आवश्यक है, अपितु एक राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने में भी सहायक है। आम आदमी स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, पेयजल, आवास, खाद्य, उद्योग तथा शिक्षा जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति शासन द्वारा नियंत्रित कर्मचारी तंत्र ही कर सकता है। राज्य प्रशासन के संचालन तथा नीतियों एवं कानून के निर्माण हेतु राज्य की जनता द्वारा जनप्रतिनिधियों का चयन और तत्पश्चात राज्य के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक निरंतरता के परिवेश और राज्य की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप शासन का संचालन संघीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर अधिक कुशलता से संपादित हो सकता है। राज्य प्रशासन एक प्रकार से विकेंद्रीकरण व्यवस्था का प्रकार है, जहाँ नियंत्रण, स्वायत्तता तथा दायित्वों का अद्भुत संगम है। भारतीय संदर्भ में शासन व्यवस्था केंद्र, राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढांचे में विभक्त है। निस्संदेह इसमें राज्य प्रशासन वह मध्य स्तरीय महत्वपूर्ण ढांचा है जो स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों तथा केंद्रीय स्तरीय सत्ता के मध्य संयोजक का कार्य करता है। भारत के संविधान के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य प्रत्यक्षतः राज्य के अधीन किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा तथा विदेशिक मामले केंद्र सरकार को दिए गए हैं। विषयों का ये आवंटन राष्ट्र को बनाए रखने एवं जन कल्याण को सुनिश्चित दिशा देने की दृष्टि से किया गया है। अब देखेंगे राज्य क्या है। सामान्यतः किसी देश को राज्य स्टेट कहा जाता है। यहाँ एक परिभाषा देंगे। गार्नर द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा के अनुसार राज्य थोड़े अथवा बहुसंख्यक लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहते हों, जो बाह्य शक्तियों के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र हो और जिसमें ऐसी स्वतंत्र सरकार विद्यमान हो जिसके आदेशों की पालना नागरिकों का बहुमत साबित रूप से करता हो। इस प्रकार राज्य के चार तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, शासन या सरकार और संप्रभुता। इन तत्वों की सामूहिक उपस्थिति को ही किसी समुदाय, क्षेत्र या देश को राज्य का दर्जा प्रदान करती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 प्रमुख अंग यथा स्वामी, अमात्य, कोष, दंड, दुर्ग, जनपद, मित्र वर्णित किए थे। वर्तमान में ये भी माना जाता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनकी अपनी एक सभ्यता और संस्कृति है, स्वयं की सरकार है, जो दूसरे के नियंत्रण से मुक्त है, वो राज्य है। कहने का अर्थ है कि भारत एक राज्य है और राज्य में कौन कौन से ऐसे तत्व हो जिससे उसको राज्य को परिभाषित कर सकते हैं। तो एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता, लोगों की सर्वोच्च शक्ति हो, ऐसे भूभाग को राज्य कहा जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत देश एक राज्य है, किंतु राजस्थान या हरियाणा राज्य नहीं है, बल्कि वे भारत राज्य के अधीन प्रदेश या क्षेत्र है। चूँकि प्रांतों या प्रदेशों को भी राज्य कहा जाने लगा है,
अतः यहाँ पर राज्य से तात्पर्य प्रांत या प्रदेश से है। राजनीति विज्ञान की दृष्टि में राज्य एवं राष्ट्र, प्रांत या देश में व्यापक अंतर है, किंतु यहाँ राज्य का तात्पर्य भारत संघ में सम्मिलित उन प्रांतों से है जो राजनीतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से विभक्त किए हुए हैं। अब देखें राज्य प्रशासन। यहाँ पर राज्य का अर्थ भारत के संघ से प्रांतों से है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है। जहाँ तक प्रशासन शब्द का प्रश्न है, यह अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन का पर्यायी है, जिसका अर्थ होता है काम करवाना या कार्य संपादन की व्यवस्था करना या उच्च रीति से कार्य संपन्न करना। इस प्रकार राज्य प्रशासन से तात्पर्य किसी प्रांत की प्रशासनिक संरचना एवं व्यवस्था से है। राज्य प्रशासन का कार्य मुख्यतः संविधान में वर्णित राज्य सूची के विषयों से क्रम में नीति एवं विधि बनाना एवं लोक कल्याणकारी तथा व्यवस्था हेतु उन्हें कार्यान्वित करना, ये राज्य प्रशासन है। कहने का अर्थ है कि भारत के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच एक सूचियों का निर्धारण है। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और संघीय सूची में भारत सरकार कानून बनाती है उनके विषयों में, और राज्य सूची में जितने भी जो विषय दे रखे हैं वो राज्य सरकार उनमें कानून बनाती है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, और लेकिन कोई विवाद होने पर अंतिम जो निर्णय है वो समवर्ती सूची के वो केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अब देखेंगे राज्य प्रशासन का विकास। प्राचीन और मध्यकाल में किस प्रकार से राज्य प्रशासन का विकास हुआ। भारत में राज्य प्रशासन का वर्तमान स्वरूप ब्रिटिश शासन से उन प्रांतों में शुरू हुआ जो उस समय ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। राजस्थान सहित कुछ अन्य प्रांतों में राज्य प्रशासन की अवधारणा स्वतंत्रता के पश्चात शुरू हुई है। यद्यपि अभी तक यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में बड़े साम्राज्य के अधीन कुछ स्वतंत्र राज्य थे या नहीं, तथापि यह स्पष्ट है कि वर्तमान लोकतंत्र तथा संघीय शासन व्यवस्था पूर्व में कभी नहीं रही है। तो प्राचीन काल में और मध्यकाल में देखते हैं कि प्राचीन में राज्य नामक जो प्रशासन है वो कहाँ से शुरुआत होती है इसकी। भारत में राज्य प्रशासन का आधुनिक स्वरूप ब्रिटिश काल की देन है। प्राचीन काल में आज की तरह संघ के अधीन राज्यों का समूह नहीं होता था। यद्यपि कुछ राजाओं का राज्य बहुत विस्तारित होता था, तथापि उसमें शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण न के बराबर था। प्राचीन भारत में अन्य देशों की भांति राजतंत्र ही पाया जाता था, किंतु बौद्ध ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि कुछ समय के लिए गणतंत्र भी बने थे। गणतंत्रों में राजा का चयन वरिष्ठ तथा धनी नागरिक एवं राज परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता था। आम जनता द्वारा राज्य का चयन नहीं होता था, अतः संपूर्ण गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में प्राय बड़े बड़े कबीले होते थे। एक राजा के अधीन एक या अधिक कबीले होते थे। राजा का पद नैतिकता से परिपूर्ण था तथा राजगद्दी संभालते समय राजा शपथ लेता था कि यदि मैं जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करूं तो मेरा और मेरे वंश का नाश हो जाए। इस प्रकार राज्य का स्वरूप पूर्णतः लोक कल्याणकारी था। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा राजकुमारों को प्रांतों का नियंत्रक अधिकारी बनाया जाता था। मौर्य काल में तक्षशिला, उड़ीसा, मैसूर, पश्चिम प्रांत इत्यादि जिनका शासन तंत्र राज्य प्रशासन के भांति संचालित होता था। राज्य कार्यों को संचालित करने के लिए एक समिति तथा एक सभा होती थी। समिति जहां एक और जनता को राष्ट्रीय संगठन थी, वहीं सभा विद्वान और प्रमुख जो विचारक थे पुरुषों का समूह था, जिनके माध्यम से कार्य संचालन किया जाता था।
गुप्त काल में विशाल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें देश या मुक्ति कहते थे। इन प्रांतों का प्रशासक भौगोलिक या गोप्त कहलाता था। प्रांतों का आज के जिलों की तरह विषय में व्यक्त किया गया था। राजपूत काल में विशाल साम्राज्यों का पतन हो गया, अतः छोटे छोटे राज्य एक शासन इकाई बने रहे। सल्तनत काल में शासन को प्रांतों तथा परगनों में बांटा गया। इस प्रकार इनका जो प्रशासनिक कार्यभार नायब को सौंप दिया गया था। मुगल काल में एक बार पुनः विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ और प्रांतों के रूप में सूबा नामक इकाई गठित हुई, जिसका प्रमुख नियंत्रणकर्ता सूबेदार या नाजिम कहलाता था। सूबों की सरकार तथा राज्य को परगनों में व्यक्त किया गया था, ताकि प्रशासनिक तंत्र में संचार तथा नियंत्रण प्रक्रिया सुगम बन सके। ये मध्यकाल और प्राचीन काल में था। आज के संदर्भ में यदि प्राचीन राज्य प्रशासन को समझने का प्रयास किया जाए तो निश्चित ही बहुत ही असमंजस्यपूर्ण दिखाई देती है, क्योंकि प्रांतीय शासन का स्वरूप स्पष्ट उदित नहीं हो पाया था। इसलिए वर्तमान राज्य प्रशासन को भली भांति स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश काल में ही हुए विकास परिवर्तन को आत्मसात करना अधिक महत्वपूर्ण होगा। अब ब्रिटिश काल में देखते हैं। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आने के बाद मुगल शासन जो उस समय प्रचलित था और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अधिकांश सूबे स्वतंत्र राज्य बनने लगे तथा आंतरिक विद्रोह और एकता की कमी को देखकर ब्रिटिश व्यापारी भारत के शासन बनने का उत्सुक हुए। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों में विजय श्रेय प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेज व्यापारियों के सैन्य क्षेत्र में दाग स्थापित हो गई। उस समय भारत में लगभग 400 देशी रियासतें अपना अपना राज्य कार्य संचालित करने में स्वतंत्र थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया, किंतु भारत की भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित होने के पश्चात अंग्रेजों ने बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में भी पैर पसारना आरंभ कर दिया, ताकि सभी दिशाओं में शासन तंत्र पर नियंत्रण किया जा सके। इन नगरों में कंपनी की प्रशासन का एक प्रेसिडेंस तथा उसकी परिषद द्वारा किया जाता था, अतः ये प्रेसिडेंसियाँ कहलाती थी और यही प्रेसिडेंसियाँ भारत के आधुनिक राज्य प्रशासन की नींव थी। ब्रिटिश काल में राज्य प्रशासन का विकास निम्न प्रकार से हुआ। सन 1726 के राजलेख के माध्यम से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल और उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इससे पूर्व कानून बनाने की शक्तियाँ कंपनी के इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थी। 1857 की प्लासी की लड़ाई तथा 1764 के बक्सर के लड़ाई के पश्चात मुगल बादशाह शाह आलम ने कंपनी को सन 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवान बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में कंपनी को राजस्व एकत्रित करने तथा दीवानी न्यायालय कार्य करने का वैधानिक स्तर प्राप्त हो गया। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक सुनिश्चित शासन पद्धति का सूत्रपात हुआ। इस एक्ट के द्वारा बंगाल की प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई तथा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियाँ भी बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस प्रकार कलकत्ता की स्थिति संघीय सरकार के समान तथा अन्य प्रेसिडेंसियाँ उसके राज्य की तरह हो गई। तो जो ये सुशासन व्यवस्था की स्थापना करने के लिए पहला जो एक्ट था अंग्रेजी ब्रिटिश काल में, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके माध्यम से बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, उसके गवर्नर को गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद बनाएगी, जिसके माध्यम से वो कार्य संचालन करता था। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी उसके अधीन कर दी गई और कलकत्ता को सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई।
तो सबसे पहले जो प्रांतों की जो प्रेसिडेंट के रूप में, जो संघीय सरकार के रूप में थी, वो यहाँ से शुरुआत होती है। इसके बाद 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा बंगाल की सरकार को बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यकलाप पृथक किए गए तथा निदेशक मंडल के अतिरिक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी स्थापित किया गया। इसके सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे। 1813 के राजलेख में यह प्रावधान किया गया कि भारत में कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति व्यापार कर सकता है, अर्थात कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 के राजलेख के द्वारा बंगाल का गवर्नर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास तथा बम्बई की परिषदों के कानून बनाने का अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1853 के अधिनियम से संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना का उपबंध किया गया। आरंभ में इसमें 12 सदस्य रखे गए। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश संसद ने 1858 के भारत सरकार अधिनियम से भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर प्रत्यक्ष ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर एक राज्य सचिव तथा परिषद का निर्माण किया गया तथा प्रांतों का शासन सुदृढ़ बनाया गया। प्रांतों का शासन गवर्नर तथा चीफ कमिश्नर एवं जिलों में स्थित कलेक्टरों के माध्यम से संचालन होता रहा। जो कंपनी का शासन था वो 1857 की क्रांति के बाद समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश की जो साम्राज्य थी, उसके सीधा अधीन, ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत के शासन व्यवस्था आ गई। सन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम प्रांतीय विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधानसभा या व्यवस्थापिका में गवर्नर जनरल भारतीयों को नामांकित भी करने लगा। 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना तथा समाचार पत्रों के प्रसार ने जन जागृति बढ़ाई। अतः परिवर्तित परिस्थितियों में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित हुआ। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या 8 से 20 तक थी। अधिकांश सदस्य सरकारी अधिकारी थे, जबकि कुछ सदस्य निर्वाचित भी होते थे। 1919 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे माल्टे मिंटो सुधार भी कहा जाता है, के द्वारा पुनः विधानसभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाई गई तथा हिंदू एवं मुसलमानों के लिए पृथक पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रारंभ की ही। इस अधिनियम के माध्यम से विधानसभा के सदस्यों को बजट चर्चा तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे, केवल जनहित के मुद्दे पर चर्चा कर सकते थे। प्रथम वर्ल्ड वार के बाद की स्थितियों के कारण उत्तरदायी शासन की ओर ब्रिटिश सरकार अग्रसर हुई और 1919 के भारत सरकार के अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित किया गया, जिसमें प्रांतों में दोहरे शासन की शुरुआत हुई, अर्थात प्रांतीय विषयों को रक्षित तथा स्थानांतरित 2 श्रेणियों में व्यक्त किया गया। जेल, पुलिस, न्याय, वित्त तथा संचार, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय रक्षित थे, जिस पर गवर्नर जनरल कानून बनाता था, जबकि शिक्षा, कृषि, स्थानीय जैसे कम महत्वपूर्ण विषय स्थानांतरित श्रेणी में थे, जिन पर सीमित मात्रा में प्रांतीय सरकार कानून बना सकती थी। तो पहली बार 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों को दोहरा शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसमें 2 प्रकार की जो विषय हैं, रक्षित और स्थानांतरित रखे गए, जिन पे गवर्नर जनरल और प्रांतों के उसके शासन व्यवस्था अलग अलग जो अपने अपने विषयों के कानून बनाती थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से शासन तथा प्रशासन को अधिक व्यवहारिक और उत्तरदायित्व बनाया गया। इस विस्तृत अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी। प्रांतों का दोहरा शासन समाप्त कर केंद्र में दोहरा शासन शुरू किया गया। प्रांतों के जो विषय 3 सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में बांटा गया। इस अधिनियम के माध्यम से संघीय सरकार की स्थापना के प्रयास हुए
किंतु देशी रियासतों में संघ में सम्मिलित होने में रुचि नहीं दिखाई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से भारत एक स्वतंत्र देश हो गया और भारत के समस्त प्रांत तथा रियासतें भी अपनी भविष्य तय तथा शासन के लिए स्वतंत्र थी। ब्रिटिश काल में भारतीय प्रांत और प्रोविंस एजेंसी या प्रेसिडेंसी के रूप में विभाजित किए गए थे। ब्रिटिश काल में प्रांतों का विकास या गठन आवश्यकता अनुसार सैन्य से शुरू हुआ और इस प्रकार से ब्रिटिश काल ही भारत राज्य प्रशासन का जनक के रूप में माना जाता है। अब स्वतंत्रता के पश्चात राज्य प्रशासन के विकास को देखेंगे। स्वतंत्रता के समय हमारा देश राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया था। एक भाग तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन था, जिसमें आधुनिक प्रांतीय शासन व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। दूसरा भाग भारतीय जो देशी रियासत थी या रजवाड़े था, जहाँ पर अपनी अपनी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित थी, संचालित थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होते ही संपूर्ण भारत पृथक राज्य इकाई एवं देशी रियासतों के रूप में लगभग 552 इकाइयों में विभाजित हो गया था। ऐसी स्थिति में सभी रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित करना एक दुष्कर कार्य था, जिसे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभव कर दिखाया। अब है राज्यों का पुनर्गठन। वस्तुतः भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ही अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा सन 1905, 1920 तथा 1948 के अधिवेशनों से ये मांग की जाती रही कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना अधिक उपयुक्त है। संविधान सभा ने 27 नवंबर 1947 को प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले होने चाहिए और भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्य इसकी सुरक्षा तथा स्थायित्व है। अतः संविधान सभा की प्रारूप समिति की अनुशंसा पर भाषाई प्रांतीय आयोग जिसे गठित किया गया। इस आयोग ने संविधान सभा को कहा कि केवल भाषा आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अधिक ध्यान में रखा जाना चाहिए। और आयोग की रिपोर्ट के पश्चात कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन दिसंबर 1948 के दौरान जेवीपी कमेटी की, जिसे भाषाई प्रांतों की समस्या के अध्ययन का दायित्व सौंपा गया था, इस समिति ने पंडित नेहरू, सरदार पटेल तथा पट्टाभी सीताराम मैया सम्मिलित थे। इस समिति ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का विरोध किया। कांग्रेस कार्य समिति ने इस कमेटी की रिपोर्ट 1949 में स्वीकार कर ली और 1953 में हैदराबाद सम्मेलन तथा 1954 में कल्याणकारी सम्मेलन में कांग्रेस ने माना कि भारत की सुरक्षा प्रमुख है, न कि भाषाई संतुष्टि। केवल स्वतंत्रता के पश्चात बनी राज्यों की श्रेणियों तथा प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आम जनता में असंतुष्टि का वातावरण बना हुआ था। अतः 29 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति सैयद फैजल अली के अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ। आयोग के अन्य सदस्य कुंजर और डॉक्टर पणिकर थे। आयोग ने देश में 104 स्थानों का दौरा किया, 9000 व्यक्तियों से मुलाकात की, 1,52,250 ज्ञापन प्राप्त किए तथा राज्यों के नए प्रकार की पुनर्गठित करने की सिफारिश संबंधी प्रतिवेदन 30 सितंबर 1955 को प्रस्तुत किया। 1 नवंबर 1956 से भारत में राज्यों का पुनर्गठन प्रभावी हुआ, लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बढ़ती मांग दबाव के कारण 1953 में आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जो भाषाई आधार पर गठित था। इस प्रकार जो राज्य प्रशासन का ऐतिहासिक जो विकास था वो किस प्रकार से हुआ उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। और धन्यवाद।